प्यारे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आज चैत्र नवरात्र है, उसकी हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु को रख रहा हूं, जिसे हर एक शिक्षक को कक्षा अर्थात क्लास और रूम मतलब कक्ष में विषय वस्तु की वो सरलता से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को व्याख्या विधि का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या जिसे कहा जाता है एक्सप्लानेशन। व्याख्या क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें पहली बार विषय वस्तु के अंतर्गत शब्द मिलते हैं, शब्द समूह मिलते हैं, कथन मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं। तो उसकी आने वाले जो जटिलता हैं उसको यथासंभव शिक्षक को उन जटिलताओं का दूर करना चाहिए। मेरे प्यारे, इसलिए शिक्षक को हमेशा चाहिए कि वह व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करे कि छात्र को हृदयंगम कराया जा सके। अगर छात्र आपके शिक्षण के द्वारा जो आपने विचार प्रस्तुत किया है, जो आपने तथ्य रखा है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन शब्द समूहों का प्रयोग किया है, जिन कथनों का प्रयोग किया है, जिसे वे अपनी आंखों से पुस्तकों में देख भी रहे हैं और आपकी अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा उसे ग्रहण भी कर रहे हैं, तो जब तक उन शब्दों के प्रति जो जटिलताएं आती है, शब्द समूह के प्रति जटिलता आती है, कथन के प्रति जटिलता आती है, यह स्वाभाविक रूप से साहित्य के विषय में होता है, इतिहास के विषय में होता है, विज्ञान के विषय में होता है। इसलिए शिक्षक को व्याख्या एक्सप्लानेशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर व्याख्या विधि में पारंगत है तो निश्चित रूप से उसकी कक्षा प्रशंसनीय होगी, छात्रों के लिए उपयोगी होगी, तभी शिक्षक का शिक्षण सफल माना जाएगा। लेकिन व्याख्या करते समय शिक्षक को कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। हम उन सावधानियों पर प्रकाश डाल रहे हैं जिसे ध्यानपूर्वक टीचर को लिसनिंग करना चाहिए। शिक्षक को पहली बार जो विषय वस्तु प्रस्तुत करना है उसका भली प्रकार से उन विषयों में आने वाले तथ्यों विचारों को भली प्रकार से वह ग्रहण कर ले, आत्मसात कर ले कक्ष में जाने से पहले। अगला, न वह विचार आवश्यकता से अधिक हो जिससे कि छात्र उब जाए, और आवश्यकता से कम भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो कुछ बताना है उसमें कुछ कमी रह जाए। व्याख्या जो भी किया जाए वह सरल हो, शुद्ध होनी चाहिए और अपनी भाषा में होनी चाहिए, जिससे कि छात्र स्पष्ट रूप से उसको ग्रहण कर सके। इसलिए शिक्षक को अपनी व्याख्या करने में ये सब मूलभूत सावधानियां जरूर ध्यान रखनी चाहिए। शिक्षक को किस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी वह डिवाइसेस का प्रयोग कर सकता है, किन किन तरीकों का उपयोग कर सकता है, इसे भी शिक्षक को जानना चाहिए। शिक्षक क्या करेगा? अगर किसी शब्द आ गया और उसको स्पष्ट करना है तो भाषांतर कर सकता है। मातृभाषा जो बच्चों की लालन पालन की भाषा होती है, पालने की भाषा होती है, जिसे वो अपने परिवार के लोगों द्वारा आसपास के लोगों द्वारा सबसे पहले ग्रहण करते हैं, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा में जो शब्द आया है उसको हम दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके करेंगे ताकि वह शब्द की जटिलता दूर हो। जैसे अगर आ गया लड़का, इसको स्पष्ट करना है तो हम बॉय बोल सकते हैं, अगर बॉय शब्द आया है तो हम उसके लिए लड़का बोल सकते हैं। क्योंकि हम मातृभाषा से हम दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बच्चे क्या होंगे, इस शब्द को सरलता से ग्रहण कर लेंगे। हम किसी शब्द को जो वस्तु क्रिया से संबंधित है, जिस पर करके दिखाया जा सकता है, तो शिक्षक क्या करना चाहिए? अभिनय करके दिखाना चाहिए। अगर दौड़ना आ गया तो दौड़ते हुए दिखा सकता है ताकि बच्चे समझे कि दौड़ने का मतलब क्या है। अगर चलते हुए है तो चलते हुए दिखाना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा उसमें शब्द आ गया कि नहीं बर्तन साफ करना, तो बर्तन कैसे साफ किया जाता है, क्रियात्मक अगर शब्द आ गया, क्रिया वाला शब्द आ गया, तो शिक्षक क्या करना चाहिए? उन शब्दों को छात्रों में हृदयंगम कराने के लिए उसकी क्रिया करनी चाहिए। शिक्षक क्या कर सकता है? पर्यायवाची शब्द द्वारा अपने शब्दों को स्पष्ट कर सकता है। जैसे अगर कोई शब्द आ गया आसमान
अब बच्चे के लिए तो पहली बार वो आसमान शब्द मिला है, तो क्या करेगा? तो आकाश बोल सकता है कि देख रहे बाबू, बाहर में जो आकाश दिख रहा है ना, खुली चीजों में आकाश है, उसी का एक नाम यहाँ पर आसमान दिया हुआ है। अगर इस प्रकार पर्यायवाची द्वारा उसको स्पष्ट करेगा, कभी विलोम द्वारा उसको स्पष्ट कर सकता है शिक्षक। अगर आ गया बिलाव शब्द, तो बिलाव को कैसे स्पष्ट करेंगे? तो बिल्ली का ही बिलाव हुआ, हम लिंग ट्रांसफर करके बता सकते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है। अगर आ गया वैसा वस्तु जिसे दिखाया जा सकता है, संभव हो सकता है, तो शिक्षक को यथासंभव उस वस्तु को मूर्त रूप में छात्रों के सामने दिखाना चाहिए। या अगर वैसा शब्द आ गया तो और क्या कर सकता है? श्यामपट पर उसका चित्र बना के दिखा सकता है। जैसा नदी आ गया तो नदी के बारे में क्या करेगा? शिक्षक श्यामपट पर नदी का चित्र बनाएगा, ताकि मन मस्तिष्क में नदी के बारे में उसका क्लियर हो जाए कि नदी क्या होती है। इस प्रकार से शिक्षक, अगर कठिन शब्द आ गया, सामासिक शब्द, तो शिक्षक कैसे स्पष्ट करेगा? वो कठिन शब्दों को, सामासिक शब्दों को दो भागों में तोड़ेगा, विच्छेद करेगा, संधि विच्छेद करके दोनों हिस्से को स्पष्ट करेगा। इस प्रकार शिक्षक जो है सो उसको व्याख्या कर सकता है। और शिक्षक क्या कर सकता है? तो हमें दिखाना चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए, यह सरल हो, सुबोध होना चाहिए। और इस व्याख्या करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? तो शिक्षक को कोई शब्द है उसे कहानी के माध्यम से वाक्य में प्रयोग करेगा, वो घुमा लाएगा, दृष्टांत। इस प्रकार से शिक्षक जो है सरलता पूर्वक छात्रों में सुबोध करा सकता है। लेकिन व्याख्या करते समय केवल व्याख्या ही नहीं करना है शिक्षक को, अगले हिस्से पर बढ़ने से पूर्व जिस पैराग्राफ को, जिस पेज नंबर को व्याख्या किया जा रहा है उससे संबंधित शंकाएं भी मांग लेनी चाहिए। वह शंका छात्र के अंदर जो कुछ जटिलता रह गया है उसको वह प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करेगा। जब उसकी शंकाएं दूर हो गई तो हमने एक शिक्षक द्वारा छात्रों को कितना हृदयंगम कराया, मैं अपने शिक्षण कार्य में कितना सफल हुआ, इसका मूल्यांकन भी शिक्षक को करना चाहिए। लेकिन यह मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को उस पैराग्राफ से, उस पेज से, उस पन्ने से दो चार प्रश्न पूछ लेना चाहिए। उसके बाद शिक्षक को अगले हिस्से में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से शिक्षक व्याख्या का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उसकी कक्षा सफल होगी और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सफल होगा। यह छात्रों के लिए हितकारी होगा और इससे छात्र सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक हृदयंगम कर सकते हैं। आज का मैं अपना लेक्चर इतना ही पर विश्राम देता हूं। अब अगले किसी दूसरे विषय पर हम अपनी बात रखेंगे। तत्काल धन्यवाद।